22 जनवरी हिंदू और एक्सप्रेस के एडिटोरियल के नोट्स। द ग्राउंड रूल्स ऑफ द वन लैंड ऑफ मैनी। इस आर्टिकल की मेन थीम ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किन आइडियल्स पे बेस्ड है, किन आदर्शों पे बेस्ड है। इसमें कहा गया है कि हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल था वो सिर्फ इसलिए नहीं था कि कोई विदेशी ताकत हमारे पर रूल कर रही थी। ठीक है, वो तो एक रीज़न था ही कि अंग्रेजों का रूल था हमारे ऊपर। बट एक और रीज़न था कि अंग्रेज जो हैं वो तानाशाह की तरह हमारे ऊपर रूल करते थे। वो लोग क्या करते थे, मतलब कुछ अच्छी चीज़ें भी इन्होंने करी भाई, जैसे उन्होंने सड़कें बनाई, रेलवेज बनाए। ठीक है, ये सारे उन्होंने कई अच्छे काम किए थे जिसकी वजह से कुछ पब्लिक के लोग उनको सपोर्ट करते भी थे। बट ओवरऑल जो उनका रूल था वो तानाशाह की तरह था, और इसीलिए हमने फ्रीडम स्ट्रगल लड़ा उनको हटाने के लिए। अब जिन लोगों ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उनको ये बात समझ में आ रही थी कि जस्ट बिकॉज ये विदेशी लोग चले जाएंगे इसका ये मतलब नहीं है कि कोई बाकी ग्रुप तानाशाह की तरह हमें रूल नहीं करेगा। हो सकता है सोसाइटी में बहुत सारे पावरफुल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, इलेक्शन के थ्रू या किसी तरीके से अगर वो पावर में आ जाएं तो वो फिर अपना तरीके से रूल करेंगे। तो वो जिस तरह से रूल करें, वो अपनी मनमानी ना कर पाए, उसके लिए उनकी पावर्स के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, कुछ लिमिटेशंस होनी चाहिए। यही सोच के हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन के जो मूल भावनाएं हैं, मूल मूल आधार हैं, वो क्या हैं कि लोगों के पास कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। प्रियम्बल में क्या कहा गया है, लोगों को जस्टिस मिलना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए समाज में, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। और इसीलिए हमें लगभग 3 साल लग गए ये सोचने में, कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से बनाने में, कि कोई भी डोमिनेंट ग्रुप फिर से हमारे देश पे तानाशाह की तरह रूल ना कर पाए। एंड इन्हीं आइडियल्स को फॉलो करते हुए हमारी सोसाइटी इवॉल्व हो रही है। हिंदू और एक्सप्रेस दोनों में ही एडिटोरियल आया है आईएएस रूल्स में जो अमेंडमेंट ला रही है सरकार उनके ऊपर। इसमें कहा गया है कि अगर आप सही दवाई नहीं दोगे तो बीमारी ठीक होने की जगह बिगड़ सकती है। तो यहाँ पे जो बीमारी सरकार कह रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि प्रॉब्लम, बीमारी मतलब एक बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डेपुटेशन पोस्ट पे जितने आईएएस आते हैं उनमें कमी देखी गई है। ये बीमारी सरकार ने बिल्कुल सही पकड़ी है। ठीक है, ये एक सिम्टम है बीमारी का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डेटा दिया जाता है कि 2014 में जितने आईएएस ऑफिसर्स से मिड लेवल आईएएस ऑफिसर्स डेपुटेशन पे आए थे सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो 19% थे, और अब सिर्फ 10% रह गए हैं। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसका मेन कॉज क्या है? जो असली कॉज है वो ये है कि आईएएस ऑफिसर्स स्टेट्स में रहना पसंद कर रहे हैं। वो अब नहीं चाह रहे हैं कि वो सेंटर में जाएं। क्यों? उसके 2-3 रीजंस हैं। एक रीजन तो क्या है कि स्टेट्स में उनको ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलती है। ठीक है ना, छोटी जगह में बड़ा आदमी हो तो थोड़ा चौड़ में रहता है। ठीक है, एक तो वो चीज़ भी है। एंड दूसरा, वो ग्राउंड लेवल पे रह के, जहाँ पे चेंज होता है वहाँ पे रह के काम करते हैं, तो रिस्पेक्ट भी ज़्यादा मिलती है, काम भी ज़्यादा मिलता है, ठीक, अच्छा रहता है, वर्क कल्चर थोड़ा सा बेटर रहता है। वो नहीं चाहते सेंट्रल गवर्नमेंट में आना। सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या है, कहने के लिए अच्छी चीज़ रहती है कि सेंट्रल पोस्टिंग हो गई है, बट वहाँ पे इतनी इंडिपेंडेंस नहीं होती है। अब ये स्टेट पे डिपेंड करता है। कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे स्टेट्स गवर्नमेंट बहुत बेकार तरीके से काम करती है, तो वहाँ के ऑफिसर्स चाहते हैं सेंटर में आना। बट कई स्टेट्स में कहते हैं कि स्टेट ही ठीक है, सेंटर में तो और भी बुरी हालत है। तो इसलिए कई आईएएस ऑफिसर्स रिलक्टेंट होते हैं, वो नहीं चाहते हैं सेंटर में पोस्टिंग लेना। लेकिन इसका एक और रीज़न है, ये जो नंबर्स में गिरावट देखी गई, इसका दूसरा रीज़न ये भी है, जैसे मैंने पिछले दिन बताया था, कि सेंट्रल गवर्नमेंट खुद आईएएस ऑफिसर्स को इन पोस्ट पे नहीं नियुक्त कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट लेटरल एंट्री से लोगों को ला रही है, सेंट्रल सर्विस के लोगों को ला रही है, जैसे आईआरएस। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही उनको पोस्ट नहीं कर रही है। तो उसके दो नुकसान हो गए। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही पोस्ट नहीं कर रही तो नंबर्स गिरेंगे ही गिरेंगे। दूसरी बात ये कि जब लेटरल एंट्री से लोग आ रहे हैं उस पोस्ट पे, तो उस पोस्ट की अट्रैक्टिवनेस कम हो जाती है। आईएएस ऑफिसर्स कहते हैं कि हमने ग्राउंड लेवल पे एज एन एसडीएम एडीएम काम किया इतने सालों तक, हमें पता है कि कोई स्कीम जब बनती है तो वो ग्राउंड पे कैसे इंप्लीमेंट होती है, उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं, इतना एक्सपीरियंस लिया है हमने। ठीक है, और फिर के जाके हम सेंटर में किसी पोस्ट पे आते हैं पॉलिसी मेकिंग में, और सरकार प्राइवेट सेक्टर से सीधा लोगों को उस पोस्ट पे ले आती है जिन लोगों को कोई अहमियत नहीं, उस पोस्ट की कोई अकल नहीं है कि उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो उस पोस्ट की फिर अहमियत खत्म हो जाती है। तो फिर आईएएस ऑफिसर कहते हैं कि बेटर है अपना स्टेट में ही रहो, वहीं पे ठीक से काम करो। तो ये कुछ कुछ रीजंस दिए हुए हैं। तो इसमें बेसिकली ये कहा गया दोनों आर्टिकल्स के अंदर कि जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स हैं इस तरह की, जिनकी वजह से आईएएस ऑफिसर्स अब नहीं चाहते हैं सेंटर में आना, उन प्रॉब्लम्स को सरकार को एड्रेस करना चाहिए।
जो अमेंडमेंट सरकार ला रही है उनसे ये बेसिक प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं होंगी, रादर ये प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी। रिगर, नॉट जस्ट स्पीड। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि वो स्टेट्स की रैंकिंग निकालेगी कि कौन सा स्टेट कितनी जल्दी एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस देता है। ऑलरेडी एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस देने का एवरेज टाइम 150 दिन से कम होकर 90 दिन हो गया है, और सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि स्टेट्स को भी इस तरह से ज़्यादा जल्दी जल्दी एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस देनी चाहिए और रैंक मिलेगी आपको इस आधार पे। तो आर्टिकल में कहा गया है कि इससे होगा क्या कि स्टेट्स जो है ना वो ठीक से इवैल्यूएट नहीं करेंगे चीज़ों को। उनके सामने कोई भी प्रपोजल आता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का, उसके क्या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स वगैरह होते हैं उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा। स्टेट्स मिनिस्ट्रीज अब एक तरीके से क्लियरिंग हाउस की तरह काम करेंगी। नॉर्मली क्या होता है, कहीं पे प्रपोजल आता है कि भाई यहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनेगा, तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि ठीक से इवैल्यूएट करे कि उस प्रोजेक्ट के बनने से एनवायरनमेंट को क्या क्या हानि पहुंचेगी। ऐसा नहीं है कि एनवायरनमेंट को हानि पहुंचेगी तो सरकार बनाती नहीं है प्रोजेक्ट, मना कर देती है, मना नहीं करती है, लेकिन फिर सरकार कई बार उसमें कुछ रेमेडियल मेजर्स बता देती है। सरकार कहते हैं भी इससे ये दिक्कतें हो सकती है एनवायरनमेंट को, उसके लिए हमें ये रेमेडीज ले सकते हैं या इन लोगों को कंपेंसेट कर सकते हैं। इस तरह के स्टेप्स लिए जाते हैं। इन स्टेप्स को लेने में टाइम लगता है, राइट। अब सरकार ये कह रही है कि आपको जल्दी से जल्दी सारी फाइल्स क्लियर करनी है, तो स्टेट्स का ध्यान फिर फाइल्स क्लियर करने में रहेगा कि हमें फाइल तो क्लियर करनी ही है और जल्दी से जल्दी करो उसको। तो फिर उससे एनवायरनमेंट पे जो इम्पैक्ट होता है वो बढ़ेगा, उसको हम कम नहीं कर पाएंगे। तो आर्टिकल में कहा गया है कि एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट दोनों में बैलेंस बनाने की जरूरत है। इस तरह से कामों का एक्स्ट्रा स्पीड पे ध्यान देने से जो ड्यू प्रोसेस फॉलो किया जाता है वो प्रोसेस फॉलो नहीं हो पाएगा। और नेशनल बॉर्डर गार्ड, मेन आइडिया क्या है कि अभी हमारी बॉर्डर पे सिक्योरिटी के लिए बहुत सारी फोर्सेस हैं। जैसे आर्मी का मेन फोकस एलओसी पे है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे। बीएसएफ का फोकस है पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो इंटरनेशनल बाउंड्री है, पाकिस्तान के साथ कुछ बॉर्डर है जो हमारी मतलब पक्की बॉर्डर है, दोनों मानते हैं कि हाँ भी दिस इज द स्टैब्लिश बॉर्डर, तो उसमें बीएसएफ है। एंड जो एलओसी है उसमें मेनली आर्मी है। सशस्त्र सीमा बल का मेन फोकस भूटान नेपाल पे है। एलएसी पे आईटीबीपी और असम राइफल्स है, म्यांमार बॉर्डर पे असम राइफल्स है। तो आर्टिकल में बेसिकली ये कहा गया है कि इतनी सारी फोर्सेस हैं, रादर इंडिया के पास एक सिंगल फोर्स होनी चाहिए। एंड चाहे तो अलग अलग फोर्सेस से लोग उस पर डेपुटेशन पे जाए या कुछ टाइम के लिए जाएं, जो भी है, बट एक डेडिकेटेड फोर्स होनी चाहिए जो कि कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ले पाए पूरे के पूरे बॉर्डर इशू का। फॉर एग्जाम्पल चाइना क्या कर रहा है इस समय, चाइना एक नया लैंड बॉर्डर लॉ लाया है, बॉर्डर पे विलेजेस कंस्ट्रक्ट कर रहा है। उसने बहुत सारी एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ शुरू कर दी हैं, इन्फिल्ट्रेशन के केसेस बढ़ गए हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें कुछ चेंजेस की जरूरत है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द चेंजेस। अब इस आर्टिकल में कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, कुछ सुझाव दिए गए कि एग्जैक्टली इस नेशनल बॉर्डर गार्ड का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए वगैरह वगैरह। वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कोई सरकारी रिपोर्ट थोड़ी ना है, एक इंडिविजुअल बंदे ने अपनी राय रखी है, तो डिटेल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ आइडिया समझना चाहिए कि एक सिंगल फोर्स की जरूरत है। 1938 के हरिपुरा सेशन के प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि हिंदी लैंग्वेज को हमें रोमन स्क्रिप्ट में प्रमोट करना चाहिए, ठीक है, ना कि देवनागरी स्क्रिप्ट में। रोमन स्क्रिप्ट मतलब, एक मिनट ये दिखाता हूँ, देखो जैसे आपको लिखना है आप कैसे हैं, तो ये लिखा ना आप कैसे हैं, दिस इज रोमन स्क्रिप्ट। उन्होंने कहा था कि रोमन स्क्रिप्ट में हमें इसको यूज करना चाहिए हिंदी को, ना कि देवनागरी स्क्रिप्ट में। देवनागरी स्क्रिप्ट में ऐसे लिखते हैं। डेली यूट्यूब पे एडिटोरियल्स की नोट्स आएंगे ताकि आपको खुद नोट्स ना बनाने पड़े, एंड ये चीज़ आप आसानी से एग्जाम के लिए रिवाइज कर पाओ। संडे की संडे वीकली मैगजीन आएगी जिसमें हफ्ते भर के एक्सप्लेन्ड आर्टिकल्स होंगे। मंथली मैगजीन फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी से आनी शुरू हो जाएगी, एंड प्रीलिम्स स्पेसिफिक कोर्स मार्च से लॉन्च हो जाएगा।